क्लास 10th की रिवीजन सीरीज में आज हम लोग बातें करेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स की। हालांकि लंबा चैप्टर है ये, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगी कि आधे घंटे में 40 मिनट में इसको कवर अप कर दूं। थोड़ा सा फास्ट करेंगे, रिवीजन अच्छा होगा। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में सबसे पहले हमें जानना है कार्बन क्या है और उससे होने वाले कंपाउंड्स। मतलब कार्बन बहुत सारे कंपाउंड्स बनाता है हाइड्रोजन के साथ दोस्ती करके। दोस्ती क्यों करेगा इसके लिए सबसे पहले हम कार्बन के बारे में जानते हैं कि इसकी क्या होती है, टेट्रावैलेंसी। मतलब आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। ये देखो इस तरह से, ये गड़बड़ हो गई। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था, कोई भी एलिमेंट 3 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज या गेन नहीं कर सकता। अब ये देखो, या तो चारों के चारों लूज करे, पॉसिबिलिटी नहीं है, या इसको 4 इलेक्ट्रॉन कोई दे दे, वो भी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ये क्या करेगा, ये कोई ऐसा रास्ता निकालेगा कि शेयरिंग कर ले, एक ही एलिमेंट से नहीं, अलग अलग एलिमेंट से। भाई इसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक एलिमेंट के साथ मिलकर ये 4 इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकता, तो क्या करेगा, 2 से मिलके ले ले, 3 से मिलके ले ले, 4 से मिलके ले ले, एक एक शेयर कर ले। वो ही इसको यूनिक बनाती है। यही वाली प्रॉपर्टी जो टेट्रावैलेंसी है वो इसको यूनिक बनाती है। ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। अभी मैं कोवेलेंट के बारे में भी बात करूंगी। कोवेलेंट बॉन्ड, जैसे ये अपनी वैलेंसी को यहां से फॉर एग्जांपल किसी हाइड्रोजन के साथ मान लो शेयर कर रहा है, 4 हाइड्रोजन के साथ मिलकर के ये दोस्ती कर लेगा, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा आपस में। तो इसके पास तो कितने हो गए, 4 हाइड्रोजन से 4 आ गए, वैलेंसी पूरी हो गई। इस हाइड्रोजन की भी वैलेंसी पूरी हो गई, इसकी भी पूरी हो गई, इसकी भी पूरी और इसकी भी पूरी। तो शेयरिंग करके ये अपनी वैलेंसी को पूरी करता है। शेयरिंग जब होती है कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन्स की, तो उससे जो बॉन्ड बनता है दैट इज नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड। हम लोग जानते हैं इसके बारे में, एक बार और डिस्कशन कर लेते हैं फटाफट से। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, अ बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन 2 एलिमेंट्स। अब हर एक एलिमेंट तो लूज या गेन करके नहीं बना सकते, तब ऐसे करते हैं। तो कोवेलेंट बॉन्ड कितने तरह के हो जाते हैं, 3 तरह के। पहला सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, दूसरा डबल कोवेलेंट बॉन्ड और तीसरा ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड जब एक सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हुआ हो, जैसे अब मान लो हाइड्रोजन की बात करते हैं, H2 मॉलिक्यूल है, ठीक है। H2 क्या करेगा, 2 हाइड्रोजन के एटम है ना, एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये दोनों आपस में दोस्ती कर लेंगे, ठीक है। दोस्ती मतलब ये इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो जाएगा। इसको शो करने का क्या तरीका होता है, एक सॉलिड लाइन। कहीं पे भी अगर इस तरह से सॉलिड लाइन देखो तो समझ लो कि इन दोनों के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं। कैसे होते हैं इसके बारे में एक मोटा मोटा सा रिवीजन दे देती हूँ आप लोगों को। इसको कहते हैं, जब एक पेयर शेयर हुआ तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। जैसे मान लो ये हाइड्रोजन का एटम है, ये इसका इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरा हाइड्रोजन का एटम है और ये इसका इलेक्ट्रॉन है। शेयर होने का मतलब क्या है, एक न्यूक्लियस का अट्रैक्शन अपने इलेक्ट्रॉन की तरफ तो इसका है, इसने पकड़ रखा है, दूसरे वाले की भी तरफ इतना अट्रैक्शन हो कि ये इससे दूर ना जाए। ये वाला न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेगा और ये वाला न्यूक्लियस इसको शेयर कर लेगा। आपस में इन लोगों ने अट्रैक्शन है ये आपस में, तो इसकी वजह से बॉन्ड बन गया। आपस में इलेक्ट्रॉन इनके शेयर हो गए हैं। इस वाले का इलेक्ट्रॉन का इस न्यूक्लियस से उसका अट्रैक्शन हुआ, इस वाले इलेक्ट्रॉन का इसके न्यूक्लियस से। अब 2 इलेक्ट्रॉन का अगर शेयरिंग होगी तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड। एग्जांपल देखते हैं, ये तो आपका H2 का हो गया। O2 का एग्जांपल, 2 ऑक्सीजन के एटम है, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6। इसको इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। और भी बहुत सारों के साथ ये बनाती है बॉन्ड, मैं एक एग्जांपल लेके देख रहे। तो यहां देखो, यहां ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर को शेयर करेगा। ध्यान देना इस बात पे। ये देखो, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है 2, ये शेयर नहीं हुए हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, लोन पेयर। जो शेयर नहीं हुए, ये 2 पेयर शेयर हुए, इन्हें हम कहते हैं बॉन्ड पेयर। कैसे शो करते हैं इसको, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, एक सॉलिड लाइन मतलब एक इलेक्ट्रॉन पेयर, 2 सॉलिड लाइन मतलब 2 इलेक्ट्रॉन पेयर। अब ये लोन पेयर हम इसमें दिखा भी सकते हैं और नहीं भी दिखा सकते। अगर हम इसको ऐसे भी दिखाएंगे तो भी चल जाएगा, अभी तुम्हारे लेवल तक, राइट।
ट्रिपल बॉन्ड कब होगा? जब 3 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होंगे। एग्जांपल नाइट्रोजन का ले लेते हैं, और बहुत सारे एग्जांपल्स आएंगे। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 5। कितने की जरूरत है? 3 की। और तो ये आपस में क्या करेंगे? 3-3 शेयर कर लेंगे। 3 से ज्यादा ना लूज कर सकता, ना शेयर कर सकता, और ना ही कोई गेन कर सकता। इसीलिए कार्बन को ये दोस्ती वाला नेचर अपनाना पड़ा है। अब देखो, इसके पास एक लोन पेयर है, दोनों नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर। इस तरह से दिखाया जाता है। तो ये तो था एक मोटा मोटी रिवीजन कोवेलेंट बॉन्ड्स का। अब कार्बन पे आ जाते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन, अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था ना, ये इसका क्या मतलब हुआ? कार्बन ने सिंगल बॉन्ड बनाया। ये टेट्रा बॉन्ड नहीं है, 4 बॉन्ड नहीं है, 4 सिंगल बॉन्ड है। 4 सिंगल बॉन्ड है, एक हाइड्रोजन के साथ, 2 हाइड्रोजन के साथ, 3 के साथ और चौथे के साथ। तो इससे इसकी भी वैलेंसी पूरी हो गई, हाइड्रोजन की भी। ये बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छे, और आपस में इधर कॉम्बिनेशन कर करके बहुत सारे कंपाउंड्स बनाते हैं। इतने कंपाउंड्स बनाते हैं कि इनसे बनने वाले कंपाउंड्स को पूरी एक केमिस्ट्री की ब्रांच दे दी गई है, और उसका नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बड़ी इंटरेस्टिंग ब्रांच है। ये टेट्रावैलेंसी की वजह से बनाता है। और एक और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आता है, कैटेनेशन। कार्बन shows the property of catenation because of tetravalency and small size. क्वेश्चन आता है कि कार्बन ही टेट्रावैलेंसी शो क्यों करता है, जबकि 14th ग्रुप वाले तो सारे के सारे टेट्रावैलेंट हैं। तो कैटेनेशन सिर्फ कार्बन क्यों शो करता है, सिलिकॉन क्यों नहीं शो करता? इसका कारण है, देखो मैंने अभी आप लोगों को बताया था, कैटेनेशन का मतलब होता है लंबी चेन बना देना, कार्बन 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 कार्बन, इस तरह से ना आपस में। देखो इसने भी शेयर किया, इसने भी शेयर किया, इसने भी शेयर किया, इसने भी शेयर किया, बहुत लंबी चेन बना देते हैं ये। हंड्रेड्स ऑफ कार्बन की भी चेन बन सकती है आपस में। क्यों भाई? सिलिकॉन की ऐसे क्यों नहीं बन सकती? सिलिकॉन 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 ये नंबर ऑफ टाइम्स क्यों नहीं हो सकते? हाँ, थोड़े से 2-4 सिलिकॉन, 8-10 सिलिकॉन तक जुड़ सकते हैं, उससे आगे नहीं जुड़ेंगे। कारण देखो, कार्बन का जो साइज है क्या है? 2 शेल है इसके पास, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन। अंदर वाले इलेक्ट्रॉन की हम बात नहीं कर रहे, इसके अंदर भी 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है। इसके न्यूक्लियस में और इसके इलेक्ट्रॉन में बहुत ज्यादा दूरी नहीं है। ज्यादा दूरी नहीं है तो अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होगा। लेकिन वहीं अगर हम सिलिकॉन की बात लेंगे तो सिलिकॉन में कितने शेल्स हो गए? 3 शेल्स हो गए। तो मतलब न्यूक्लियस जो है दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन से उसकी दूरी ज्यादा हो गई। ज्यादा हो जाएगी तो बॉन्डिंग इफेक्टिव नहीं होगी, बिकॉज अट्रैक्शन कम हो जाएगा। तो ये कारण कैटेनेशन shown by carbon is due to tetravalency and small size। नंबर मिल जाएंगे, ठीक है? ओके, कैटेनेशन की भी बात हो गई, कैटेनेशन शो करता है। इसके बाद हम बात करते हैं हाइड्रोकार्बन्स की। हाइड्रोकार्बन्स हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके बनने वाले कंपाउंड्स। अब ये देखो, हमने कहा था ना डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड सब हो सकते हैं। जब कार्बन की चेन बनती है, उस चेन में सारे कार्बन सिंगल बॉन्ड से भी जुड़े हो सकते हैं, हो सकता है उनके बीच में कोई डबल बॉन्ड भी हो सकता है उनके बीच में कोई ट्रिपल बॉन्ड भी हो। तो इस लिहाज से हाइड्रोकार्बन्स को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं, अल्केन्स, अल्कीन्स एंड अल्काइंस। देखो, अल्क का मतलब होता है रूट वर्ड, अल्क का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन। उसके चेन में कितने कार्बन है? 1 कार्बन है तो मिथ, नंबर में पहले भी बात कर चुके इसके बारे में। 2 कार्बन है तो इथ, 3 कार्बन है तो मिथ, इथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, इस तरह से। मान लो ये कार्बन है, चेन है। देखो, कभी भी कार्बन का स्ट्रक्चर बनाना ना बहुत आसान है। हमने क्या कहा? टेट्रावैलेंसी, यानी कि एक कार्बन के चारों तरफ 4 डंडे होने चाहिए। ये देखो, हर कार्बन को 4 डंडे मिले हुए हैं ना, इस तरह से स्ट्रक्चर बनाना, कभी भी बनाना आएगा। तो उसके बाद हमारे पास कार्बन के अलावा कौन सा एटम मौजूद है जो इनकी वैलेंसी पूरी करे, उसकी बात करते हैं हम लोग। पहली बात तो ये चेन क्या हो गया?
मिथ इथ प्रोप ब्यूट, तो अल्क की जगह तो आ जाएगा ब्यूट, राइट। और अगर ये सारी की सारी वैलेंसी किससे पूरी हो रही है, हाइड्रोजन से, जब सारे कार्बन किस बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, देखो सारे सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, तो ये अल्क के अल्क के आगे क्या जुड़ जाएगा, एन, तो ब्यूट की जगह क्या जुड़ जाएगा, एन, ब्यूटेन इसका नाम हो गया। ठीक है, जनरल फॉर्मूला जो अल्केन्स का होता है, जनरल फॉर्मूला लिखती हूं मैं। जनरल फॉर्मूला अल्केन्स का होता है CnH2n+2, मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जितने होंगे, हाइड्रोजन उसके दुगने प्लस 2 होंगे, तो वो सारे के सारे कार्बन सिंगल बॉन्ड से ही जुड़े मिलेंगे। अभी देखते हैं एक इसका भी एग्जांपल, CnH2n अगर हुआ, मतलब जितने कार्बन है उससे दुगने हाइड्रोजन होंगे, तो वो क्या हो जाएगा, अल्कीन। और अगर हमारे पास जितने कार्बन है उसके दुगने में से 2 हाइड्रोजन माइनस कर दो, तो अल्क के जगह आगे आ जाएगा आइंस। करके देखते हैं, इसी को ब्यूटेन को ही करके देखते हैं। देखें, गिने जरा, 4 कार्बन है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 4 × 2 8 + 2 10, ये फॉर्मूला में फिट हो रहा है, हो रहा है। अल्कीन अगर ब्यूटेन का ही हो जाएगा तो C4H कितना होगा, डबल है ना, H इज 8। स्ट्रक्चर बना के देखते हैं, 4 कार्बन, 1 2 3 4, मैंने क्या कहा था, हर कार्बन को 4 सॉलिड लाइन दे दो। उसके बाद हमारे पास हाइड्रोजन कितने हैं वो उसमें बांटना शुरू करो। करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, हाइड्रोजन खत्म हो गए। अब और किसके साथ शेयर करेगा, कोई भी 2 एलिमेंट 1 2 3 इलेक्ट्रॉन तक शेयर कर सकते हैं। जब तक इनको 1 मिल रहा था बहुत अच्छी बात थी, 1 से शेयर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर एक एटम से खत्म हो गए तो क्या करेंगे, ये करेंगे, कहेंगे चलो ठीक है, क्योंकि 1 तो इनके पास है ना, अभी इन दोनों को बोला हम ही शेयर कर लेते हैं, चलो वैलेंसी तो पूरी होगी, तो इसको हम क्या कहेंगे, अल्कीन। ये क्या हो जाएगा, मिथ इथ प्रोप ब्यूट, तो ब्यूटीन, ब्यूटीन। समझ में आई बात आप लोगों को। जब कम से कम एक डबल बॉन्ड हो कार्बन चेन में तो हम उसे कहेंगे अल्कीन, और उसके बाद आ जाता है अल्काइन। इसी का ही देख लेते हैं, तो अगर C4 है तो H क्या हो जाएगा, डबल -2, 4 2 8 -2 इज 6। स्ट्रक्चर बनाते हैं, 1 2 3 4, कितने हाइड्रोजन है, 6, बांटना शुरू करते हैं, 4 डंडे पूरे कर लो। अच्छा, एक और तरीका तुम्हें बताती हूँ मैं, बहुत आसान सा। फॉर्मूला देख के हमें पता चल जाता है कि अल्केन अल्कीन अल्काइन क्या है। अल्केन है तो सोचना ही नहीं, सब में हाइड्रोजन दे दिया। अल्कीन है तो कोई भी 2 कार्बन छांट लो, डबल बॉन्ड इसके बीच में हो सकता है, इसके बीच भी हो सकता है, कोई भी 2 कार्बन छांट लो, उसको एक साइड तो हाइड्रोजन दे दो लेकिन दूसरा साइड इसका खाली छोड़ दो। अगर अल्काइन है तो कोई भी ये कोई भी छांट लो, चलो हम इन दोनों को ले लेते हैं, मान लो इन दोनों कार्बन को चूज करेंगे हम ट्रिपल बॉन्ड देने के लिए, तो हम इन दोनों कार्बन को हाइड्रोजन नहीं देंगे, इनके बीच में से ट्रिपल बॉन्ड हटा दो, ट्रिपल बॉन्ड लगा दो, ये भी हो सकता था कोई भी। अब बाकी के कितने बचे, 1 2 3 4 5 6, स्ट्रक्चर बन गया। बहुत आसान होता है इसका स्ट्रक्चर बनना। ये है हाइड्रोकार्बन्स जो कि होते हैं अल्केन, अल्कीन और अल्काइन, और इनको हम कहते हैं सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। ये तो हो जाएगा आपका सैचुरेटेड, यानी भरा हुआ, जब सारे के सारे कार्बन्स को सिंगल बॉन्ड मिले हुए हैं। सैचुरेटेड जब कार्बन को मजबूरी में डबल बॉन्ड बनाना पड़ रहा है या ट्रिपल बॉन्ड बनाना पड़ रहा है, तो इन दोनों को हम क्या कहेंगे, अनसैचुरेटेड। क्या कहेंगे, अनसैचुरेटेड। क्लियर हुआ, हाइड्रोकार्बन्स भी पूरा हो गया। अब हम बात कर लेते हैं फंक्शनल ग्रुप्स की। फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप वो ग्रुप होते हैं जो इन्हीं अल्केन, अल्कीन या अल्काइन में से किसी एक हाइड्रोजन या एक से ज्यादा हाइड्रोजन भी हो सकते हैं, बहुत ज्यादा हो सकते हैं, इनको रिमूव करके इसको मान लो हटा दिया और इसकी जगह कुछ आ गया, से फॉर एग्जांपल क्लोरीन आ गया। अब ये क्लोरीन आने की वजह से इस पूरे के पूरे चेन की प्रॉपर्टी जो है ना, किस पे डिपेंड करेगी, इस ग्रुप पे डिपेंड करेगी। इसीलिए इसको हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि ये पूरे फंक्शन को कौन कंट्रोल करता है, ये नया वाला जो ग्रुप आया है वो कंट्रोल करता है।
फंक्शनल ग्रुप लग जाते हैं तो वो हो जाते हैं डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, मतलब हाइड्रोकार्बन से ही डिराइव हुए हैं, कोई और ग्रुप आके जुड़ गया है जिसकी वजह से उसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट हो गई है। अब उन फंक्शनल ग्रुप कौन से होते हैं और उनको हम कैसे नाम देते हैं, इसके बारे में बात कर लेते हैं। फंक्शनल ग्रुप बहुत इंटरेस्टिंग है। ये जब भी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं ना बच्चों, तो इसके लिए जरूरी है कि ये बेसिक चीजें आए। ये बेसिक चीजें आपको आती है ना तो ऑर्गेनिक से आसान सब्जेक्ट कोई नहीं, और अगर ये बेसिक चीजें आप लोगों को नहीं आई तो फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में ही नहीं आती है। तो बेसिक पे ध्यान देंगे, हर चीज को ध्यान से करते हुए क्लियर चलेंगे, क्योंकि अगले साल आप लोगों को और डिटेलिंग करनी है इसकी, और उससे अगले साल और डिटेलिंग करनी है। फंक्शनल ग्रुप पे आते हैं। फंक्शनल ग्रुप, सबसे पहले मैं आप लोगों को एक अल्काइल ग्रुप के बारे में बताती हूँ, उसके बाद फंक्शनल ग्रुप करेंगे। से फॉर एग्जांपल ये है आपके पास मीथेन, राइट? ये क्या है? अल्केन है। इसको यहां से हटा दो, और अभी हमने इस पे और कोई ग्रुप नहीं जोड़ा है, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे ये इसको हटा दिया, इसकी वजह से इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि जाने वाला इसका इलेक्ट्रॉन भी लेके जा चुका है। तो इसको हम R से रिप्रेजेंट करते हैं और नाम देते हैं अल्काइल। अल्केन से क्या हो गया, ये आइल, अल्काइल ग्रुप। ये हाईली अनस्टेबल ग्रुप्स होते हैं, बिकॉज कार्बन के पास से कोई चला गया निकल के, इसको तो चाहिए अभी इलेक्ट्रॉन, तो किसी ना किसी और से दोस्ती करेगा जिससे शेयर करेगा, और ये किसी ना किसी रिएजेंट की प्रेजेंस में ही अल्काइल ग्रुप बनते हैं। ऐसे नहीं मिलेंगे ये आपको कभी भी। जब कोई रिएक्टिंग एजेंट आएगा उसकी वजह से अल्काइल ग्रुप बनेंगे, एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, उसकी वजह से कुछ और जुड़ जाएगा, तो अल्काइल ग्रुप बनेगा। फंक्शनल ग्रुप कोई भी आएगा उसको अटैक करेगा उसकी वजह से। तो अल्काइल ग्रुप जानना बहुत जरूरी है। जहां पे भी R देखो इसका मतलब क्या है, वो अल्काइल है। तो ये क्या हो जाएगा, मीथेन। इथेन की जगह क्या हो जाएगा, अल्काइल, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, मतलब अल्केन में से एक हाइड्रोजन कम। फंक्शनल ग्रुप सबसे पहला ले लेते हैं हम हेलोजेंस। हेलोजन ये होते हैं 17th ग्रुप एलिमेंट। क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हेलोजेंस होते हैं। इनको हम X से रिप्रेजेंट करते हैं। कहीं पे भी अगर आपको X लिखा हुआ है तो समझ लो ये 17th ग्रुप एलिमेंट्स हैं। X रिप्रेजेंट करता है हेलोजेंस को। जब भी हम फंक्शनल ग्रुप जोड़ते हैं किसी भी अल्केन में, तो या तो वो सफिक्स में आकर के जुड़ेगा नाम लेते टाइम, या फिर वो प्रीफिक्स में आके जुड़ेगा। तो दो चीजें हो सकती है, या तो प्रीफिक्स या सफिक्स। हेलोजन हमेशा प्रीफिक्स में जुड़ेगा, और क्या नाम होगा इसका, हेलो। हेलो मीन्स कौन, हेलोजन का हेलो। ब्रोमीन का हेलो नहीं होगा, ब्रोमीन का हो जाएगा ब्रोमो, क्लोरीन का हो जाएगा क्लोरो, आयोडो। जैसे मान लो मैं इसी को ले लेती हूँ, आपके पास ये क्या था, मीथेन था, एक हाइड्रोजन हटके से फॉर एग्जांपल आयोडीन लगा दिया, तो इसका नाम मीथेन था ना। प्रीफिक्स में कौन आ जाएगा, हेलो, यानी कि आयोडो। आयोडो मीथेन, ब्रोमो मीथेन, आयोडो अल्के, कोई सा भी हो सकता है, इथेन भी हो सकता है, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, कुछ भी हो सकता है। आयोडो लग जाएगा या हेलो लग जाएगा, जो सा भी है, क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। क्लियर? इसका सफिक्स नहीं लगता है। दूसरा फंक्शनल आप लोगों के फंक्शनल ग्रुप आप लोगों के सिलेबस में है अल्कोहल, OH ग्रुप। इसका लगता तो प्रीफिक्स भी है, लेकिन आप लोगों को जो हम लोगों ने समझाना है वो खाली मैं सफिक्स का बता रही हूँ। अभी आप लोगों के सिलेबस में इनका प्रीफिक्स नहीं है, अगले साल पढ़ेंगे। OH इज ओल, मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल। जैसे मान लो ये दो कार्बन की चेन है, कोई भी एक हाइड्रोजन हटके उसकी जगह OH आ गया, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथ, इथ, एन था, लेकिन एन की जगह क्या आ जाएगा, ओल, मिथेनॉल, इथेनॉल। दो कार्बन है तो इथ, एन, ओल, इथेनॉल, राइट? सफिक्स में आएगा। तो इसको हम लोग ऐसे भी शो करते हैं, कैसे, यहाँ पे जो ग्रुप है R ग्रुप, R कोई भी अल्काइल, मीथेन का मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, कुछ भी उसकी जगह एक हाइड्रोजन हटके OH आ गया, ROH। तीसरा आप लोगों के जो सिलेबस में है दैट इज एल्डिहाइड।
एल्डिहाइड होता है, ग्रुप है आप लोगों का कीटोन। अब थोड़ा सा इसको पहचानने की कोशिश करना। कीटोन होगा R, 2 अल्काइल ग्रुप, इनको डिफरेंशिएट करने के लिए डैश लगा देंगे। ये एक जैसे भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। एक R ग्रुप कार्बन से जुड़ा है, दूसरा भी। अच्छा, ये हम इसको ऐसे लिखें चाहे हम इसको ऐसे लिखें, एक ही बात है, कंफ्यूज नहीं होना कि ये तो ऐसे एंगल दिया था ये सीधा है, बात तो एक ही है, कार्बन से ही जुड़े हुए हैं। और यहां पर कार्बन की तो देखो 2 ही वैलेंसी पूरी हुई। अगर इस कार्बन से डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है तो कीटोन है। यहां देखो, इस कार्बन को पहचानो, इस कार्बन से डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन था, लेकिन दूसरी तरफ क्या था, सिर्फ हाइड्रोजन था। यहां इस कार्बन से डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन है, लेकिन दूसरी तरफ एक और अल्काइल ग्रुप है। इसका मतलब कोई भी कीटोन, पहला कीटोन वो होगा उसको मिनिमम 3 कार्बन तो चाहिए। इसमें तो कम से कम 1 कार्बन का अल्काइल ग्रुप होगा, कम से कम 1 कार्बन का होगा, ज्यादा कुछ भी हो सकता है, और एक ही। तो क्वेश्चन कई बार आता है कि नेम द फर्स्ट कीटोन, फर्स्ट मेंबर ऑफ कीटोन ग्रुप। कभी भी आपको मिथेनॉन, इथेनॉन मिलेगा ही नहीं, क्योंकि उनमें तो 1 और 2 कार्बन है। मिनिमम 3 कार्बन होंगे तभी कीटोन ग्रुप बनता है, और इसको हम सफिक्स देते हैं ओन। तो पहला कीटोन कौन है, मिथ इथ प्रो, प्रोपेनॉन। क्लियर है। 5वां आप लोगों का ग्रुप होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको भी पहचानना, देखने में एल्डिहाइड जैसा लगेगा लेकिन कुछ अलग है। RCOOH। कैसे, R तो अल्काइल ग्रुप जो भी है, R से कार्बन जुड़ा हुआ है, कार्बन से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहां पे सिंगल बॉन्ड से OH। अब तुम इस OH को देख करके अल्कोहल मत समझना, क्योंकि अल्कोहल तब था जब इस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा होता, इधर भी हाइड्रोजन इधर भी हाइड्रोजन, ठीक है। और एल्डिहाइड कब होता, जब इसके साथ OH ना होकर के हाइड्रोजन जुड़ा होता। ये पूरा का पूरा ग्रुप क्या है, COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसका नाम हो जाता है ओइक एसिड, मीथेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ओइक एसिड, जो भी आपका नंबर ऑफ कार्बन पे डिपेंड करता है। ये आप लोगों के फंक्शनल ग्रुप है। NE9 में बता चुकी हूं, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, सिंगल बॉन्ड एन, डबल बॉन्ड इन और ट्रिपल बॉन्ड आइन। ये आपका फंक्शनल ग्रुप भी कवर अप हो गया है। अब अगला टॉपिक क्या है इसका, अगला टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोकार्बन। वो और देख लेते हैं। मोटी मोटी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं आप लोगों की, बहुत ज्यादा नहीं है। देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। बहुत सारी होती है, लेकिन जो आप लोगों के सिलेबस में है हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे। सबसे पहली एडिशन, कंबशन रिएक्शन ले लेते हैं। कंबशन का क्या मतलब होता है, जलना, दहन। जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कोई सब्सटेंस रिएक्ट करके हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, कंबशन। और जितने भी हाइड्रोकार्बन है, जो फ्यूल हम लोग यूज कर रहे हैं, सारे हाइड्रोकार्बन है, चाहे वो लकड़ी है, चाहे वो गोबर के उपले हैं, चाहे पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन है, कोयला है, वो सारे के सारे क्या है, हाइड्रोकार्बन है। और तो उनकी तो पहली प्रॉपर्टी कंबशन है ही है। तो इसमें हम क्या ले लेंगे, से फॉर एग्जांपल मीथेन ले लिया, किसके साथ रिएक्ट करके, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है और कार्बन भी है। तो CO2 प्लस वाटर प्लस हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करते हैं। कोई भी सब्सटेंस, कोई भी तुम ले लोगे हाइड्रोकार्बन्स में से, उनका ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के बाद प्रोडक्ट क्या बनेगा, अगर कंबशन हम हीट कर रहे हैं उसको, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और हीट एंड लाइट उसमें प्रोड्यूस होगी। ये इनका कंबशन होता है। दूसरा एडिशन रिएक्शन। एडिशन मतलब जोड़ना। जुड़ेगा कब, याद है अल्केन्स 2 तरह के होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड में उन्होंने मजबूरी में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बनाया था,
तो वहां अगर कोई उनको मिल जाए आकर के जुड़ने के लिए तो फटाफट से दोस्ती कर लेंगे, हाँ जी आ जाओ बिल्कुल। एडिशन जो है उसमें और जोड़ लेंगे। एडिशन भी बहुत अलग अलग तरह के होते हैं, आप लोगों में सिर्फ हाइड्रोजनेशन है। से फॉर एग्जांपल अभी डबल बॉन्ड की हम बात करें, डबल बॉन्ड वाला ही कार्बन होगा या ट्रिपल बॉन्ड वाला होगा तभी एडिशन होगा, सिंगल वाले में नहीं। हम ये सबसे छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। इन दोनों कार्बन को अगर ये बॉन्ड हटाना है तो कोई दोस्त मिल जाए यहाँ पे, ठीक है। अभी तो ये बॉन्ड है भैया, अभी कैसे तोड़े, प्लस H2, 2 हाइड्रोजन एटम आ जाए तो बात बन जाएगी ना, ठीक है। तो इसको हम लोग, लेकिन अपने आप नहीं होगी, बहुत जरूरी है निकल या पैलेडियम कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ही होगा, ठीक है। तो अब निकल और पैलेडियम ले लिया तो ये हाइड्रोजन आकर के इससे जुड़ जाएंगे और ये क्या बना देगा, C2H6। यही है, देखो C2 4 हाइड्रोजन 2, अगर हम स्ट्रक्चर बनाएं तो ये इस तरह का बन जाएगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। दिस इज नोन एज हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। एडिशन हो गया। अब ये इंपॉर्टेंट है, इस पे से बेस्ड क्वेश्चन आने की काफी चांसेस होते हैं। व्हाट इज हाइड्रोजनेशन और व्हाट इज द इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजनेशन। देखो ध्यान देना, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन होती है हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स। वनस्पति घी बनाते हैं, जो डालडा घी बनता है ना, हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल्स, डालडा हो गया, रथ हो गया, वनस्पति घी। जो ऑयल होते हैं ना, ऑयल्स, वो सॉरी प्लांट के जो फैट होता है, प्लांट का जो फैट होता है दैट इज अनसैचुरेटेड फैट। ऑयल होता है मतलब उसमें जगह होती है। उस प्लांट को वेजिटेबल ऑयल, प्लांट वेजिटेबल ऑयल में हमने क्या ऐड कर दिया, हाइड्रोजन ऐड करके उसको क्या बना दिया, सैचुरेटेड कंपाउंड बना दिया। दैट इज हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। ये 2 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है आप लोगों का। अगला रिएक्शन है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है हटाना, हटा करके उसकी जगह कुछ और रखना। कब हटाएंगे, जब भैया गुंजाइश तो है नहीं लेकिन एक को हटा करके तब दूसरे को लाया जा सकता है। दैट इज नोन एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसमें तो गुंजाइश थी, हटाने की जरूरत नहीं है। ट्रिपल बॉन्ड में भी हटाने की जरूरत नहीं है, हटानी कहां पड़ेगी, सिंगल बॉन्ड में। वहां तो भैया सारे कमरे पहले से ही भरे हुए हैं। अगर हमें दूसरा कुछ इसमें इंट्रोड्यूस करना है तो पहले वाला रिमूव करना पड़ेगा। तो इसमें जो एग्जांपल है आप लोगों का वो है क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन। कैसे सब्स्टिट्यूशन करते हैं, चलो मान लो हमारे पास ये है और हमें इसमें जोड़ना है क्या, क्लोरीन। तो एक हाइड्रोजन हटाना पड़ेगा तब उसकी जगह क्लोरीन आएगी। क्लोरीन को भी ऐसे बना के दिखा देती हूँ मैं, चलो 2 एटम ऐसे जुड़े हुए क्लोरीन के। अब एक क्लोरीन यहां आए, कब आए, अगर ये हट जाए तो ये क्लोरीन यहां आ जाए और ये वाला हाइड्रोजन कहां जाए, फिर इस क्लोरीन के साथ जुड़ जाए। तो हमारा प्रोडक्ट आगे क्या बनेगा, CH3Cl। किसकी प्रेजेंस में, लाइट की प्रेजेंस में, इसीलिए इसको फोटोलिटिक वो रिएक्शन भी बोल सकते हैं। तो अच्छा ठीक है, एक क्लोरीन यहाँ आ गया, एक क्लोरीन और हाइड्रोजन बचा तो क्या बन गया, वेरी नाइस, HCl बच गया। नाउ दिस इज अ चेन रिएक्शन। ऐसे यहां बंद नहीं होगा, ये क्लोरीन तब तक बाज नहीं आएगी जब तक ये सारे हाइड्रोजन हट ना जाए। तो अब क्या होगा, हमारे पास क्या बच गया था, CH3Cl, और भी हमारे पास क्लोरीन तो बहुत सारी है, क्लोरीन। अब दोबारा से एक क्लोरीन इधर आएगी, एक हाइड्रोजन इधर चला जाएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन निकल गया तो CH2 और क्लोरीन आ गई तो Cl2, और ये क्या बच गया फिर से HCl। चेन रिएक्शन है, अभी भी नहीं मानेगा। अब क्या होगा, CH2Cl2 प्लस Cl2, एक क्लोरीन इधर एक हाइड्रोजन बाहर, तो बचेगा क्या, CHCl3 प्लस HCl। अभी भी बचा रह गया एक हाइड्रोजन। अब क्या होगा रिएक्शन, CHCl3 प्लस Cl2, ये लाइट की प्रेजेंस में, ये जरूर लगाएंगे आप फ्रीक्वेंसी। एक और हाइड्रोजन हट गया और एक और क्लोरीन आ गई तो क्या बच जाएगा, CCl4 और HCl। अब क्लोरीन किसको हटाएगी, अब दम ले लेगी, कहेगी ठीक है अब आई एम कंफर्टेबल, कार्बन के साथ सारे की सारी क्लोरीन आ गई है। दिस इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक और रिएक्शन आप लोगों का सिलेबस में, दैट इज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ऐड कर दी जाएगी इसमें,
हो जाती हैं, दैट इज ऑक्सीडेशन। ये रिएक्शन क्या होता है, ये एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो कुछ भी C2H5OH ले लो। चलो, ये किसकी प्रेजेंस में, अल्केलाइन KMnO4, अरे KMnO4, या फिर एसिडिफाइड K2Cr2O7 की प्रेजेंस में अगर हम इसको हीट करते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3COOH में, एक ऑक्सीजन का एडिशन इसमें हो गया। ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ये भी शो करता है ये। तो यहाँ पर ये कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स की, सॉरी हाइड्रोकार्बन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज हमने कंप्लीट कर ली। अब आप लोगों के जो सिलेबस में है इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स के बारे में बात करेंगे, वो हैं दो ही आप लोगों के सिलेबस में है, एक है इथेनॉल और एक है इथेनोइक एसिड। इथेनॉल के बारे में बात करते हैं, लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, बेवरेजेस में यूज किया जाता है इथेनॉल। इथेनॉल इज मिथ इथ यानी कि C2H5OH, दिस इज इथेनॉल। इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे तो पहली केमिकल प्रॉपर्टीज की होती है रिएक्शन विद सोडियम। सोडियम के साथ रिएक्ट करके ये क्या बनाता है, C2H5OH प्लस Na। तो ये H को हटा देगा। देखो इनको हटाने का तरीका देखो, क्या चीज हटेगी, सोडियम क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो इसमें से पॉजिटिव पार्ट को ही हटाएगा। ये जो बॉन्ड बना है O और H का, अगर H जाएगा तो ऑक्सीजन को अपने इलेक्ट्रॉन देके जाएगा और इसके पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये पॉजिटिव हटेगा तो ये पॉजिटिव यहाँ पे आ जाएगा। तो क्या बना देगा ये C2H5ONA, एक रिएक्शन विद सोडियम। देखो कंबशन रिएक्शन ऑक्सीडेशन तो है इसका भी, अभी हमने ऑक्सीडेशन इसी का किया था, ठीक है, वो भी इसमें ऐड कर लेना। दूसरा है आपका डिहाइड्रेशन रिएक्शन। डिहाइड्रेशन रिएक्शन, डिहाइड्रेट मतलब पानी का रिमूवल। डिहाइड्रेटिंग एजेंट एक बहुत शानदार डिहाइड्रेटिंग एजेंट है कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। जहां भी ट्रेसेस ऑफ वाटर को रिमूव करना है तो वो वाटर को आउट कर देगा। अब इसमें से क्या करेगा, देखो मैं स्ट्रक्चर बना के दिखाती हूँ आप लोगों को। ये क्या हो गया, HOH, राइट। कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड अगर हम लेंगे और 443 केल्विन तक इसको हीट करेंगे तो क्या करेगा ये, आउट। क्या हो गया, आउट वाटर। अब क्या करना पड़ेगा भाई, अब मजबूरी हो गई तो क्या करेगा, ये कार्बन दोनों आपस में डबल बॉन्ड बना लेंगे और ये क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बनाते हैं मिथ इथ, इथीन C2H4, दैट इज इथीन। तो अल्कीन बनाने के लिए अगर हम अल्कोहल्स को डिहाइड्रेट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, अल्कीन मिलता है। दो रिएक्शंस इसके पहले हम कर चुके हैं, कंबशन भी और ऑक्सीडेशन भी, वो आप अपनी किट्टी में रखिए क्योंकि हमें जल्दी से रिवाइज करना है। अगला प्रोडक्ट है इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड मिथ इथ, अगेन दो कार्बन, ठीक है। ओइक एसिड यानी कि C डबल बॉन्ड OH, तो इस पे कितने, 4 डंडे पूरे करने कौन करेगा, हाइड्रोजन। क्या हो गया, CH3COOH। ये इथेनोइक एसिड वीक एसिड होता है, खाने में इस्तेमाल होता है विनेगर। 7 to 8% सोल्यूशन ऑफ इथेनोइक एसिड इज विनेगर, यानी कि अगर 100 ml विनेगर है तो उसमें 7 से 8 ml इथेनोइक एसिड है, बाकी का वाटर है। अब इसकी इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से तो एक क्वेश्चन जरूर आएगा। एक काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन मतलब ईस्टर बन रहे हैं। ईस्टर क्या होते हैं देखते हैं। ये रिएक्शन है अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच में। हम एग्जांपल इन्हीं का ही ले लेते हैं, इथेनॉल का और इथेनोइक एसिड का। तो C2H5OH इथेनॉल है प्लस
CH3COOH। किसकी प्रेजेंस में? एसिड की प्रेजेंस में। वाटर का रिमूवल एसिड की प्रेजेंस में। यहां से एक हाइड्रोजन निकलेगा ओल में से और ओइक एसिड में से OH निकलेगा। अब क्या होगा? ये वाला इसके साथ जुड़ जाएगा। कैसे जुड़ेगा अभी देखते हैं। और हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। इधर ये वाला और ये वाला जुड़ जाएगा तो हमारे पास क्या बचा? आगे पीछे, चाहे उसको पहले लिख लो चाहे इसको लिख लो। CH3COO और यहां से क्या जुड़ा? COO का, इसका O और इसका O जुड़ गया। C2H5 प्लस H2O लिबरेट हो गया। दिस इज ईस्टर। ईस्टर क्या होते हैं? स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड्स होते हैं, खुशबूदार, अपने आप बड़ी मीठी मीठी सौंधी सौंधी खुशबू आएगी अच्छी वाली। और ये इस्तेमाल होते हैं परफ्यूम्स में, टॉफीज में, केक्स में, फ्लेवरिंग एजेंट्स के रूप में भी हम लोग इनको इस्तेमाल करते हैं। तो ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन का करीब करीब उल्टा हो जाता है सेपोनिफिकेशन रिएक्शन। देखो जरा क्या होगा? यही जो ईस्टर है, दूसरा हो गया आपका सेपोनिफिकेशन। CH3COOC2H5 अगर इसको रिएक्ट करा दे सोडियम हाइड्रोक्साइड से तो क्या हो जाएगा? अब हमारा कंपाउंड क्या बनेगा? सोप का मॉलिक्यूल बनेगा। कैसे बनेगा? ये आपका टूटेगा यहां से और ये टूटेगा यहां से। ये नेगेटिव पार्ट आ जाएगा, ये पॉजिटिव होगा, क्योंकि ऑक्सीजन और कार्बन में जब बॉन्ड टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ले जाएगी। पॉजिटिव पार्ट नेगेटिव से आके जुड़ेगा और ये वाला नेगेटिव पार्ट इससे आके जुड़ेगा। अब हमारे पास क्या आ गया? देखो CH3COONA प्लस C2H5OH। जो पेरेंट अल्कोहल था वो इसमें से हमें वापस मिल जाता है। और एक और कंपाउंड हमें ये क्या होता है? सोप का मॉलिक्यूल RCOONA। ये सोप मॉलिक्यूल का जनरल फॉर्मूला। R ये मिथाइल की जगह कोई और ग्रुप भी हो सकता है, COONA। इसीलिए इस रिएक्शन को हम कहते हैं सपोनिफिकेशन रिएक्शन। और अच्छा, अभी हम कह रहे हैं कि ये एसिड है। एसिड है तो इसको बेस के साथ रिएक्शन दिखाना चाहिए। बेस के साथ रिएक्शन दिखाएगा तो क्या रिएक्शन दिखाएगा? देखते हैं। रिएक्शन विथ बेस। बेस क्या ले ले? चलो तो किसकी हम बात करें? इथेनोइक एसिड की। CH3COOH प्लस NaOH। एसिड और बेस का रिएक्शन क्या था? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सॉल्ट प्लस वाटर आएगा। देखो यहां से ये टूटेगा, यहां से ये टूटेगा, वाटर आ गया H और OH, और ये किसके पास चला जाएगा? Na इसके पास चला जाएगा। सॉल्ट बन गया CH3COONA प्लस H2O। रिएक्शन दिया, इसका मतलब इसकी एसिडिक प्रॉपर्टी भी शो हो रही है। तो कई बार अगर कोई ये क्वेश्चन पूछे कि शो दैट इथेनोइक एसिड इज अ एसिड, हाउ विल यू प्रूव इट? एसिड्स बेस के साथ रिएक्ट करके हमेशा सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, वो ये बना रहा है। बेस के साथ रिएक्शन दिखा दो, ये आपका प्रूव हो जाएगा कि ये एसिडिक प्रॉपर्टी शो करता है। अगला रिएक्शन हो जाता है रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये बहुत मजेदार रिएक्शन है। रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट ही ले लेते हैं हम लोग डायरेक्टली। विद सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट क्या होता है? Na2CO3। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होगा? NaHCO3। इसके साथ अगर रिएक्ट करेगा तो क्या करेगा? इथेनोइक एसिड दोनों का ले लेती हूँ मैं, यहाँ पे एग्जांपल ले लेती हूँ। CH3COOH प्लस Na2CO3। पिछली क्लास में मैं बता चुकी हूँ, ये जो कार्बोनेट्स है ना, जब भी रिएक्ट करेंगे तो अगर कहीं पे हाइड्रोजन भी है तो कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन जरूर लिबरेट होगा।
लिबरेट करते हैं। चलो फिर, और यहाँ पे ये यहाँ से टूटेगा, सोडियम जाएगा इसके पास, तो क्या बन जाएगा CH3COO Na प्लस क्या बचेगा ना, यहां से गया ना, यहां से आ गया आपका वाटर एंड CO2 लिबरेट हुआ। अब यहाँ पे एक दिक्कत है, बैलेंसिंग होगी, देखना दोनों चीजों में। यहाँ पे अगर हमने 2 मॉलिक्यूल ले लिए तो हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, तो हमें यहाँ पे भी तो 2 लेने पड़ेंगे, अब सोडियम भी बैलेंस हो गया। लेकिन यही रिएक्शन में से प्रोडक्ट सेम होगा, खाली बैलेंसिंग अलग होगी। देखते हैं, अगर हम लेते हैं CH3COOH प्लस NaHCO3 तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। अब की बार ये यहां से टूटेगा और ये यहां से टूटेगा, कार्बोनेट है तो वाटर प्लस CO2 जरूर लिबरेट होगा, और सोल्ट क्या बन रहा है, वही CH3COONA है ना, क्या बन गया CH3COONA। तो इन दोनों में अंतर सिर्फ एक ही है कि इसमें बैलेंसिंग हो रही है, इसमें 2 मॉलिक्यूल CH3COOH के लिए जा रहे हैं, इसमें एक ही मॉलिक्यूल लिया जाएगा। यहाँ पे ऑलरेडी एक हाइड्रोजन है और ये बैलेंस है। तो ये आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी हो गई इथेनोइक एसिड की, और इथेनॉल की भी केमिकल प्रॉपर्टीज हो गई। लास्ट टॉपिक इसका बचा हुआ है हमारा। अच्छा, इसमें से क्वेश्चन कैसा बनता है, डायरेक्टली नहीं आएगा, ऐसे पूछा जाएगा, मान लीजिए एक कंपाउंड X है जो पिकल्स को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है, और वो एक कंपाउंड Y के साथ रिएक्ट करता है, तो एक स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड Z बनता है। स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड Z मतलब ईस्टर। हम पिकल में यूज कर रहे हैं, विनेगर इस्तेमाल करते हैं पिकल में, तो कौन सा हो जाएगा, पिकल, विनेगर, और दूसरा जो कंपाउंड रिएक्ट करके स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड कौन बनाता है, एल्कोहल। तो ये पहचानने को हो जाएगा XYZ वो है, इथेनोइक एसिड है और एल्कोहल है, और तीसरा क्या बना, ईस्टर बना। इसका केमिकल रिएक्शन वही आप लोग दे सकते हो, ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन। इस तरह से इसमें से क्वेश्चन आएगा पहचानने के लिए, और अब आप लोग पहचान लोगे इसको। अगर इसी में ये पूछ दिया कि एक स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड है, उसको B सब्सटेंस के साथ रिएक्ट किया तो एक C सब्सटेंस बना, जो कि सोप्स में इस्तेमाल होता है। सोप्स में कौन इस्तेमाल होता है, सोप का मॉलिक्यूल, जिससे सोप बनता है, इस्तेमाल नहीं। सोप का मॉलिक्यूल कब बना था, स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड कौन सा, ईस्टर, रिएक्ट किया किसके साथ, बेस के साथ, NaOH के साथ, तो क्या बना था, सोप मॉलिक्यूल। इस तरह से क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग आप लोगों को तैयार करके रखनी है। अब लास्ट टॉपिक हमारा रह जाता है सोप एंड क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप्स की। आखिरी टॉपिक है इसका, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। सोप्स क्या होते हैं इसके बारे में बात करेंगे। बेसिकली हम सोप की बात करेंगे, थोड़ा सा डिफरेंशिएशन डिटर्जेंट का भी करेंगे। छोटा टॉपिक है लेकिन इतना इंपॉर्टेंट है कि इसके ऊपर कई बार 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। डिफरेंशिएशन का भी आ सकता है सोप्स एंड डिटर्जेंट का, और क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप का भी आ सकता है। सोप क्या है, ये है सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड्स, फैटी कार्बोक्सिलिक एसिड, लंबी लंबी चेन। तो इसका जनरल फॉर्मूला हो जाएगा RCOO, और क्या कहा हमने, सोडियम सॉल्ट Na। ये R जो जनरली है 17 कार्बन एटम्स का ज्यादा हम लोग लेते हैं, तो वो क्या हो जाएगा C17H35COO Na। ये सोप के मॉलिक्यूल का फॉर्मूला है। अभी इसके बारे में हम बात करते हैं कि ये काम कैसे करता है। बेसिकली जो ये टूटेगा, इस मॉलिक्यूल को हम ऐसे शो करते हैं, ये फॉर्मूला होता है। ये इस टिप का मतलब होता है CH3, ये होता है CH2 CH2 CH2, इस तरह से जाएगा, और यहाँ ये क्या हो जाएगा COONA। ये सोप का मॉलिक्यूल है, तो इसको ऐसे ऐसे शो कर देते हैं। ये हेड पार्ट होता है इसका, आयोनिक पार्ट। ये यहाँ से टूट जाएगा, जब पानी में जाएगा तो ये आयोनिक पार्ट होता है। ये सोप का हेड पार्ट है और ये सोप का टेल पार्ट है। 2 शब्द याद करो, हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक। हाइड्रो मीन्स वाटर, फिलिक मीन्स लविंग। हाइड्रो मीन्स वाटर एंड फोबिक मीन्स हेटिंग। तो ये जो हेड पार्ट होता है ये हाइड्रोफिलिक होता है, कोई दिक्कत नहीं, पानी मिलेगा, ये बहुत मजे से पानी में मस्ती मारता है। जो टेल पार्ट होता है ये पानी से डरता है,
ये पानी से दूर भागने की कोशिश करता है। अब होता क्या है, क्लींजिंग एक्शन की बात करते हैं। तो सोप मॉलिक्यूल के बारे में हमने बात की, अब हम बात कर लेते हैं क्लींजिंग एक्शन, किस तरह से सोप का मॉलिक्यूल काम करता है। मिसल फॉर्मेशन होता है, कैसे देखते हैं। देखो ये जो हेड क्या बताया मैंने, हाइड्रोफिलिक, टेल बताया हाइड्रोफोबिक। एग्जाम्पल लेके चलते हैं, मान लेते हैं कि ये कपड़ा है जिसपे गंदगी लगी हुई है, जो ग्रीस है। जो ग्रीस होती है, जो वाटर का अपोजिट कैरेक्टर होगा, वही गंदगी उस पे कपड़े पे चिपकी हुई होती है। ठीक है, ग्रीस है, वाटर से डिफरेंट है। अब हम लोगों ने इसमें पानी और सोप डाला, पानी में जाते ही सोप टूट जाएगा, आयन अलग अलग हो जाएगा, हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक पार्ट मिल जाएगा। ये सोप का मॉलिक्यूल अब हमें तैयार मिलेगा। यहाँ पे, यहाँ पूरा पानी भरा हुआ है, इसको ऐसे ही ले लेते हैं, चलो बाल्टी में ही, पूरे में पानी भरा हुआ है, यहाँ तक पानी है। अब होगा क्या, अब होगा ये कि ये जो सोप के मॉलिक्यूल्स हैं पानी में, इसको कोई दिक्कत नहीं, तो मजे से पानी में स्विम कर रहा है। इसको दिक्कत है, ये भाग के ऐसी जगह ढूंढेगा कि जहां उसको पानी से बचाव हो जाए। ये वो जगह है, तो ये अपने आप को यहाँ जकड़ देगा अच्छे से। एक अकेला नहीं, ऐसे तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, सारे के सारे अपने आप को ऐसे ऐसे इसके पास जकड़ देंगे। जितनी मिनिमम जो भी जगह मिल जाएगी, सारी जगह इसकी घिर जाएगी। और ये स्फेरिकल इस तरह से, मैं थोड़ा सा रैंडम ही बना रही हूँ, आप लोग थोड़ा सा सुंदर बनाना। ये क्या बन जाएगा, इसको हम क्या कहेंगे, मिसल। ये क्या है, मिसल बन गया। अब भैया ये जो टेल पार्ट है, ये इस डर्ट को छोड़ने को तैयार नहीं है। पानी में लहरें आ रही है, जब हम वॉशिंग मशीन में तैरते हैं तो भी घुमाते हैं, ऐसे भी ब्रश अगर मार रहे हैं तो भी इसको घुमाएंगे। ये कह रहा है, ये जो जितने भी टेल पार्ट है ना, ये कह रहे हैं भैया हम इसको नहीं छोड़ेंगे, ग्रीस को। अब इनके हिलने की वजह से क्या होगा, ये ऐसे ऐसे हिल रहे हैं पानी में, हिलने की वजह से इसकी पकड़ कमजोर हो जाएगी, और ये तो जाएगा ही जाएगा पूरा मिसल, साथ में इसको भी ले जाएगा। ग्रीस चला गया, कपड़ा साफ हो गया। दिस इज क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। अब बात कर लेते हैं सोप और डिटर्जेंट में क्या अंतर है। सोप मैंने बताया था आपको क्या है, सोप है सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड्स, मतलब CH3 या R लेती हूं, RCOONA, और ये क्या हो जाएगा, एमोनियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड या सल्फोनेट सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड। सोडियम की जगह एमोनियम या सल्फोनिक एसिड होगा, सोडियम आउट हो जाएगा यहाँ से। बाकी सारा क्लींजिंग एक्शन वही होगा, क्योंकि आयन तो वही बनेगा टूटने के बाद, सेम। अब इसमें अंतर क्या हो जाता है, सोप जो है हार्ड वाटर में काम नहीं करता। हार्ड वाटर मतलब खारा पानी, मिसल नहीं बनाएगा। क्यों नहीं बनाएगा, देखते हैं। हमारे पास सोप है RCOONA। हार्ड वाटर में इंप्योरिटीज कैल्शियम या मैग्नीशियम सॉल्ट की होती हैं, तो पानी में या तो कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम की इंप्योरिटीज हैं। अब जैसे ही पानी में हम घोलेंगे तो ये आयन यहां से अलग होगा, इसकी जगह आकर के कैल्शियम या मैग्नीशियम जुड़ जाएगा, दैट इज RCOO, या तो कैल्शियम या फिर ये, इसको ऐसे करते हैं, कैल्शियम या मैग्नीशियम। ठीक है, ये ट्वाइस हो जाएगा RCOO2, क्योंकि इसकी 2 पॉजिटिव होती है, क्या भला, वैलेंसी। तो ये इस तरह का बन जाएगा। ये होता है आपका स्कम, जो साबुन फट जाता है ना, वो ये होता है। अब ये जैसे ही साबुन फट जाएगा, ये तो मिसल नहीं बनने देगा, मिसल नहीं बनेगा तो क्लींजिंग एक्शन नहीं होगा। ये कारण है साबुन का खारे पानी में काम ना करने का। लेकिन अगर एमोनियम या सल्फोनिक एसिड का सॉल्ट होगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, वो स्कम नहीं बनाता। सोडियम की जगह अगर एमोनियम आयन होगा तो एमोनियम जो है, इसकी जगह, एमोनियम की जगह कैल्शियम या मैग्नीशियम नहीं आ पाएगा, स्कम नहीं बनाएगा, और वो खारे पानी में भी काम करेगा। अगला अंतर होता है कि सोप्स आर बायोडिग्रेडेबल, खत्म हो जाएंगे, इसीलिए पॉल्यूटिंग नहीं होते। लेकिन डिटर्जेंट्स बायोडिग्रेडेबल नहीं है, इसीलिए वो पॉल्यूटिंग हो सकते हैं। बेसिकली मोटा मोटा यही है सोप्स एंड डिटर्जेंट्स में। क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप, मिसल्स के बारे में आप लोग जान लें, और डिफरेंस बिटवीन दिस थिंग सोप एंड डिटर्जेंट, और हार्ड वाटर में क्यों काम नहीं करता, ये एक रिएक्शन के साथ। सिर्फ आपने अगर ये रिएक्शन भी लिख दिया ना, टीचर को पता चल जाएगा कि आपने ये सही आंसर किया हुआ है, मार्क्स वहीं मिल जाएंगे। तो काफी लंबा हो गया है, इसको मैं अभी कवर अप करती हूँ, कंप्लीट करती हूँ, कंक्लूड करती हूँ।
रिवीजन है बच्चों, अगर आप लोग फर्स्ट टाइम में इसको देखोगे तो शायद मुश्किल लगे, लेकिन जो डिटेल्ड वीडियो देख रखे हैं उसके बाद अगर हम इसको देखते हैं तो एक रिवीजन हो जाता है, समझ में आ जाएंगी चीजें। आपको इस पे मेहनत करने की जरूरत है, इजी है चीजें, जाननी जरूरी है। आप लोग पढ़ते रहिए। गुड लक फॉर योर एग्जाम्स। मैं रिवीजन सीरीज में और नए नए वीडियोस लेके आती रहूंगी। तब तक के लिए आप इनको रिवाइज कीजिए एंड गुड बाय।